41 लाख रुपए मौके से तस्कर फरार। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर जो 4 दिन तक मंथन चला उसके बाद की। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला ले लिया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कर्नाटक सीएम पद की रेस में आखिरकार सिद्धारमैया की रफ्तार तेज निकली। 4 दिन के मेगा मंथन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व के फैसले के बारे में बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में डीके शिव कुमार डिप्टी होंगे। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 मई को बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में होगा। और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। उधर डीके शिव कुमार का बयान आया कि पार्टी के व्यापक हित और कर्नाटक के लोगों के लिए प्रतिबद्धता की वजह से वो इस फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। बहरहाल अंत भला तो सब भला। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होने के साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक इस पद पर रहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगाई है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी और पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर बैन हटा दिया। सीजीआई ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की फिल्म पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाएंगे और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। वेस्ट बंगाल का जो बैन था उसके ऊपर हमको स्टे मिला है और जो तमिलनाडु का डी फैक्टो बैन था उसके ऊपर उन तमिलनाडु के काउंसिल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैन इंपोज नहीं होगा जो रिस्ट्रिक्ट करे फिल्म की एग्जीबिशन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटेक्शन लगेगी एग्जीबिशन के लिए, जो फिल्म देखना चाहते हैं वो ग्रांट होगी। बस केवल यही हुआ और मैटर पोस्ट हुई है 18 जुलाई को। सारे मैटर्स 18 जुलाई को पोस्ट हुई है। फिल्म द केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने को लेकर उठे विवाद के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि दंगों की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके जवाब में सीजीआई ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की असहिष्णुता के आधार पर फिल्म बैन करने लगे तो लोग सिर्फ कार्टून या खेल ही देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो यहाँ फिल्म बैन कीजिए।
सीजीआई ने कहा कि एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। कोर्ट ने साफ कहा कि आप मूल अधिकार को इस तरह से छीन नहीं सकते। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पूरे मामले की एसआईटी भी जांच कर रही है। एसआईटी की टीम जाकिर नाइक से आतंकियों के संबंधों की जांच के साथ सलीम के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। हिज्ब उत तहरीर के खुलासे और भोपाल और हैदराबाद मॉड्यूल के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। वहीं जांच के दायरे में धर्मांतरण के साथ साथ संदिग्धों के रिश्तों और उनके खातों की भी जांच चल रही है। सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद का ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल को जांच एजेंसी जल्द ही हिरासत में ले सकती है। प्रोफेसर कमाल भोपाल टीआईटी कॉलेज में पढ़ाता है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर कट्टरवादी और ब्रेन वॉश करने में माहिर है। एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। कुछ इदारे हैं जो दावत के काम करते हैं, मगर दावत के बाद क्या, उनकी तरबियत का क्या, उनके मसाइल का क्या। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। ये बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मसाइल वो लोग नहीं समझ सकते जो रिवर्स, जो जिन चीज़ों से गुजर के आ रहे होते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे मजीद। और मेरी गुजारिश है वो लोग मुझे कबूल कर लें, मैं उनके साथ जुड़ूं, उनके साथ काम करूं, उनका एक अहम हिस्सा बन के काम करूं इंशाल्लाह। और मेरे मुस्लिम भाइयों, रिवर्स भाइयों के लिए मैं खुद चाह रहा था कि एक ऐसा इदारा बनाना ही हैदराबाद में आके, अल्लाह ने इनसे जोड़ दिया। उधर मामले की जांच एसआईटी भी कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसआईटी सलीम के बैंक खातों को खंगाल रही है। साथ ही जाकिर नाइक से संदिग्धों के संबंधों की भी जांच चल रही है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। हिज्ब उत तहरीर को लेकर अब तक जो जानकारी आई है वो धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ता दिख रहा है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। ये तो संगठन के शुरुआती काम रहे होंगे। जाहिर है जांच चल रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सेना और सरकार से तनातनी बढ़ती जा रही है। अल कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को इमरान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया था, जिससे कि सेना बौखला गई है। प्रदर्शनकारियों को अब आर्मी एक्ट का सामना करना पड़ेगा, जबकि इमरान को पाकिस्तान आर्मी ने आखिरी अल्टीमेटम और ऑफर दोनों ही दिया है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ देने का ऑफर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान छोड़ो या आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान खान को दरअसल दुबई और लंदन जाने का ऑफर आर्मी की तरफ से दिया गया है। देश की आर्मी ने कहा कि अगर इमरान पाकिस्तान छोड़ देंगे तो उन पर किसी तरह का केस आर्मी नहीं करेगी। हालांकि खबर यह कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए गए ऑफर को पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ ने मानने से इनकार कर दिया। इमरान ने पाकिस्तान छोड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। आर्मी एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट में पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार किए दोषियों को गंभीर सजा दे सकती है। इसके तहत पूर्व पीएम इमरान और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है। हालात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद इमरान की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही। शाहबाज सरकार के कानूनी शिकंजा उन पर कसता ही जा रहा है।
लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान के आधिकारिक आवास को पुलिस बलों ने चारों ओर से घेरकर इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। घर की ओर आने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और इलाके की बिजली काट दी गई है। सरकार का आरोप है कि इमरान के घर 30 से 40 आतंकी पनाह लिए हुए हैं। सेना 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के समर्थकों के द्वारा सेना के प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक जगहों पर हमले से काफी नाराज है। सेना का मानना है कि 9 मई को सेना के अफसरों के घरों, सैन्य प्रतिष्ठानों और ऐतिहासिक इमारतों पर हमला हुआ। सुनियोजित ये साजिश थी। सेना इसके लिए इमरान को जिम्मेदार मानती है और आर्मी एक्ट के एक्शन के मूड में है। वहीं इमरान खान को भी अपनी हत्या का डर सता रहा है। उन्होंने बुधवार को ही ट्वीट किया था कि सेना उनकी हत्या की प्लानिंग कर चुकी है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहा पाकिस्तान इस समय बड़े राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश विघटन की ओर बढ़ रहा है, यानी अब पाकिस्तान पर टुकड़ों में बंटने का खतरा भी मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट को सफल बनाना है। श्रीनगर में होने वाले समिट की चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि देश के दुश्मन और पाकिस्तान जैसे मुल्क कई मोर्चों पर इसे नाकाम बनाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी साजिश कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि अब श्रीनगर में उतर चुके हैं ब्लैक कैट और मार्कोस कमांडो। लाल चौक पर काले कपड़े वाले कमांडोज, सुरक्षा के लिए एनएसजी ने संभाला मोर्चा। न नजर से बचेंगे, न गोली से बचेंगे दुश्मन। चीते सी फुर्ती, बाज सी नजर, अचूक निशाना, अदम्य साहस, दुश्मनों के काल, ताकत बेशुमार, जो नहीं जानते हार, हर पल खतरे से निपटने को रहते हैं तैयार। ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान हैं, जिन्होंने श्रीनगर में होने वाली G20 समिट को लेकर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एनएसजी ने फिलहाल लाल चौक के इलाके में मोर्चा संभाला है, जहां गुरुवार सुबह इन ब्लैक कैट कमांडोज के बूट्स की आवाज गूंजी। एनएसजी की टीम लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की एक टीम के साथ उतरी। चप्पे चप्पे का मुआयना करते हुए कमांडोज कई दुकानों में भी घुसे। लाल चौक और वहां मौजूद मार्केट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में जाना। वहां कुछ डाउट लगा, उसके बारे में सीआरपीएफ की टीम ने जानकारी भी हासिल की, ताकि उसी हिसाब से सुरक्षा की रणनीति तैयार कर कमांडोज को अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किया जा सके। एक तरफ एनएसजी की टीम ने लाल चौक पर मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ रखा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों को रोक रोक कर तलाशी ली जा रही है। कार और स्कूटी की डिग्गी के अलावा लोगों के बैग्स भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि G20 समिट को लेकर किसी तरह की साजिश कामयाब न हो सके। आपको बता दें कि देश के दुश्मन श्रीनगर में G20 समिट से घबराए हुए हैं। श्रीनगर की धरती पर सम्मेलन से आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान
समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान कई देशों को G20 समिट के बहिष्कार के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर समिट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को साजिश में शामिल 100 लोगों का पता चला है। साजिश रचने वाले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर में NSG की तैनाती मात्र से ही दुश्मनों का कलेजा दहल गया होगा, क्योंकि NSG दुनिया की सबसे शक्तिशाली कमांडोज फोर्स में से एक है। कहते हैं NSG कमांडोज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए NSG को नेवर गिव अप कहा जाता है। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का असर छत्तीसगढ़ में अब दिखने लगा है। कांग्रेस जहां सत्ता में दोबारा वापसी का दम भर रही है, तो बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी का फोकस गांव पर बढ़ निकला है। पार्टी अब गांव के मुद्दों पर बड़ा चुनावी दांव खेलने के मूड में है। देखिए, कर्नाटक की हवा ने छत्तीसगढ़ का सियासी मौसम बदल दिया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि कर्नाटक ने 5 साल में सत्ता बदलने का अपना रिवाज भर निभाया, लेकिन बीजेपी के एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि वो कर्नाटक के फैसले से बेफिक्र है। 2 रोज पहले प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ताजा बयान ये संकेत है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का मूड बना लिया है। शहरी प्रदर्शन के बजाय पार्टी अब गांव पर चुनावी दांव खेलने का खाका तैयार कर रही है। गांव के शहरों के विकास पूरी तरह से ठप हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसलिए जो जनहित के जितने मुद्दे हैं उसको लेकर पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम गांव में गए थे। अब भी जो मुद्दे हैं उसको लेकर पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। बात मुद्दों की करें तो गोठान पर बीजेपी का फोकस रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का आरोप है कि गोठान में न गाय है, न चारा, न पानी है, न गोबर की खरीदी होती है। उनका दावा है कि गौठान के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया और बीजेपी गांवों में गौठान की पोल खोलेगी। गौठान के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले, अलग अलग मदों के पैसा गौठान में लगाया, आधा अधूरा पड़ा है। न गौठान में गाय है, न गाय के लिए चारा है, न पानी है, न वहां गोबर की खरीदी होती है, और न किसी तरह की गतिविधि है। तो गौठान के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। सवाल यह कि कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस को बीजेपी की नई रणनीति से कितना फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस की माने तो सूबे की सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों से किए वायदे पूरे तक नहीं किए। लिहाजा जब बीजेपी गांवों का रुख करेगी तो उसे सवालों के जवाब भी देने होंगे। राज्य के किसानों को कर्ज मुक्त कांग्रेस की सरकार ने कर दिया है, तब उन्हें पता लगेगा कि देश का किसान आज समर्थन मूल्य के लिए धक्के खा रहा है, लाठियां खा रहा है, और छत्तीसगढ़ का किसान समर्थन मूल्य से ज़्यादा अपने उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। जब किसानों के बीच में जाएंगे तब उन्हें पता लगेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ का किसान कितना खुशहाल है। लेकिन जब किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान उनसे तगादा भी करेंगे, भैया हमारी आय 2022 में दुगना करने का जो वादा मोदी जी ने किया था उसका क्या हुआ। पिछले चुनाव के नतीजे देखे तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाई, जबकि बीजेपी की जमीन खिसकी। इतना ही नहीं, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर गांवों का रुख करने की तैयारी कर रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पॉपुलर योजना है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के पास वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसके इस्तेमाल से वो ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।